बात करवा मैं शुरू। नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन एक बार पुनः साइकोलॉजी के लाइव सेशन में मेरे सभी प्यारे मित्रों का, भावी शिक्षकों का एक बार स्वागत और अभिनंदन। फटाफट जल्दी से बहुत सारे विद्यार्थी आ चुके हैं। सुभाष चंद्र, अंबिका, रीना, होमा, प्रियंका, शेखर, प्रियंका कुमारी, अंजलि, गौरव, सभी का स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ कंटिन्यूअस आप पढ़ रहे होंगे। क्लास बताइए, आपको आज समय में थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि पहले कोई क्लास चल रही थी, लेकिन आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच ही जाता है। तो 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो 5 मिनट में आप पूरे अलर्ट होकर के वापस मेरे साथ ज्वाइन हो जाते हो। तो शुरू करते हैं की क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी स्टार्ट किए थे और गेस्टाल्ट थ्योरी में हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि गेस्टाल्ट थ्योरी, ये गेस्टाल्ट जो है वो जर्मन भाषा का वर्ड है और इस जर्मन भाषा के शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग जो है 1912 में 1912 में मैक्स वर्दीमर ने किया था और इस शब्द का जो मीनिंग है, अर्थ है, पूर्णाकार या समग्राकार होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें और की, जहां पर समग्राकार और पूर्णाकार का मैंने पूरा का पूरा मीनिंग आपको समझाने की कोशिश की। पूर्णाकार यानी जो समग्र है, जिसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, होल जिसे कहते हैं अपन। ठीक है ना, इट मीन्स जिसमें आपका संवेगात्मक कॉन्सेप्ट, तार्किक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के पक्ष जिसमें शामिल हों, उसे आप समग्र कहेंगे। यानी पाठ्यक्रम, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल से मैं समझा सकता हूं आपको। जैसे आपका कोई पाठ्यक्रम है, तो उस पाठ्यक्रम में सभी पहलुओं को, सभी विषयों को शामिल कर उसे समग्र बनाया जाता है, जिससे कि आपका भी सभी पक्षों से संबंधित डेवलपमेंट किया जा सके। जब आपको टीचर बनाया जाता है, तो टीचर बनाने से पहले भले ही आपको पीजीटी लेवल का टीचर बनाया जा रहा है, लेकिन आपका सिर्फ पीजीटी लेवल का ही सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होता, उसमें समग्र विषय इंक्लूड होते हैं, ताकि आपको सभी विषयों की बेहतर जानकारी हो सके। इसीलिए उसको नाम मिला। तो यहां पर गेस्टाल्ट थ्योरी का नाम ही समग्र पड़ा। ठीक है, तो पूर्ण से अंश यह इस शिक्षण सूत्र को जन्म देता है, इसको बढ़ावा देता है, इसकी वकालत करता है। इसके लिए कहानी भी मैंने आपको सुनाई। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ और बातें की। गेस्टाल्ट संप्रदाय, भाई शब्द तो 1912 में आ गया, लेकिन संप्रदाय कब आया? बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण इसमें डिले हुआ और यह आपका संप्रदाय 1920 में आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये स्टार्ट हुआ। ये संप्रदाय इस दुनिया में आया और इस दुनिया में इस संप्रदाय का एक ही मकसद था, एक ही पर्पस था, जो मित्र राष्ट्रों में से एक जर्मनी जो राष्ट्र था, उस राष्ट्र की शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाना इनका पर्पज और उद्देश्य था। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से भली भांति समझ लिया। मेरे प्रिय मित्रों, प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म तो कर दिया करो कम से कम यार कि ऑडिबिलिटी एंड विजुएबिलिटी प्रॉपर है, सही से दिखाई दे रहा हूं, है ना, और सही से सुनाई भी आपको दे रहा है। हाँ, ये जरूर है कि आज थोड़ा सा ड्रेस डिफरेंट है, थोड़ा कलरफुल लग रहा हूँगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, यस बेटा, पूनम, सुमन, रोहित जी, सिंधु, नेहा, मीना, सुभाष, सभी का स्वागत। चलिए, तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने बात की, इस गेस्टाल्ट संप्रदाय में 3 लोग महत्वपूर्ण थे। यू नो कौन कौन? मैक्स वर्दीमर, कोहलर एंड कुर्तकॉफ का। यू नो, अब देखिएगा, मैक्स वर्दीमर इस सिद्धांत के फाउंडर हैं, प्रतिपादक हैं, और इन्होंने ही गेस्टाल्ट वर्ड, जो कि जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसको ओरिजिन किया था, इसकी उत्पत्ति दी है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया है अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में।
ओके गाइस, 1912 में। कब? 1912 में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद कोहलर, जो कि संज्ञा, ये तीनों ही संज्ञानवादी विचारक हैं, लेकिन कोहलर इस सिद्धांत में प्रयोगकर्ता की भूमिका में है, यानी एक्सपेरिमेंटेटर की भूमिका में है। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कब किया? 1913 से लेकर 1918 तक, 1913 से 1918 तक इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर किया? पहले तो बहुत सारे वन मानुषों पर किया, बहुत सारे चिंपैंजीज पर किया। ठीक है, फिर उनमें से एक चिंपैंजी जो चतुर था, चालाक था, सुपर क्लास था, उसको उठाया, उसको पकड़ा और उसे कैनेडी द्वीप पर ले आए। कहां पर ले आए? कैनेडी द्वीप पर। जहां पर बहुत सारों पर किया था, वो आइसलैंड अलग था, उसका टेनेराइफ नामक नाम था। अच्छा, ओके सुमन, ठीक है बेटा, आज से हम सुमन कहना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्योंकि हाँ साथ में पार्टनर का नाम भी जोड़ा हुआ, आई थिंक सो, इसीलिए चलो अच्छा है। तो 1913 टू 1918, उसके बाद कुर्त कॉफका इस सिद्धांत में एक सपोर्टर की भूमिका में होते हैं, एक सहयोगी की भूमिका में होते हैं। ओके गाइस, अच्छा ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो कुर्त लेविन, कुर्त लेविन को मैंने एडिशनल यहां पर जोड़ दिया ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाए। और कुर्त लेविन वाकई संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक होने के साथ साथ क्षेत्र सिद्धांत के फील्ड थ्योरी के फादर भी कहे जाते हैं। उसके साथ साथ अब आज की क्लास में हम क्या डिफरेंट पढ़ने वाले हैं उसको आप मतलब पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। पहले तो हम लोग गेस्टाल्ट थ्योरी जो बात कर रहे हैं बेटा, इस गेस्टाल्ट थ्योरी की कुछ विशेष बातें, और विशेष में भी कौन सा विशेष? विशेष में भी विशेष है आपका इसका प्रयोग। क्या है बेटा? प्रयोग। तो सबसे पहले इसके प्रयोग को सिखाता हूं, फिर उसकी बाकी बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, तो प्रयोग में क्या था? एक ऐसा बड़ा सा कमरे नुमा पिंजरा, मतलब मैंने एक नाम दे दिया कमरे नुमा, यानी जिसका साइज एक रूम के बराबर हो। ठीक है ना? चलिए, ओके बेटा चांदनी, ठीक है। हाँ उमा जी, बिल्कुल इनसाइड थ्योरी बोलते हैं। अभी नाम तो हमने इसके बताया ही कहाँ है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले उससे पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, उसका प्रयोग पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, डोंट वरी। चलिए आप देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। एक बहुत बड़ा पिंजरा लिया और इस पिंजरे में यहाँ पर सबसे पहले एक और बात, प्रयोग में, प्रयोग से पहले बात, प्रयोग की जब बात आती है तो आपको समय ध्यान होना चाहिए। 1913 से 18 के बीच ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। नंबर एक बात, ये एक्सपेरिमेंट कितने तरीकों से हुआ उसको आप सीख लो। यहां पर इस एक्सपेरिमेंट में पहला, वो अनेक वन मानुषों पर प्रयोग, अनेक वन मानुषों पर, वन मानुषों, आप जानते हो वन मानुष मतलब चिंपैंजीज। ठीक है बेटा, चिंपैंजीज, ठीक है। पर प्रयोग, पर प्रयोग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर हुआ था? उस आइसलैंड का नाम है, उस द्वीप का नाम है टेनेराइफ द्वीप, टेनेराइफ द्वीप। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि वो द्वीप कौन सा था जिसे टेनेराइफ द्वीप कहते हैं, प्लस वहां पर किसने किस पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन बन गया, कोहलर द्वारा अनेक वन मानुषों चिंपैंजीज पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि वाकई मानव की तरह एक चिंपैंजी भी वैसी ही प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है जब उसके सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अनेक वन मानुषों पर प्रयोग कौन से द्वीप पर हुआ? टेनेराइफ द्वीप पर। फिर उनमें से, इन वन मानुषों में से एक चतुर वन मानुष था, एक चतुर चिंपैंजी था, चालाक चिंपैंजी था, और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। क्या नाम था बेटा? सुल्तान। अब सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी यहां से शुरू होती है। फिर उस सुल्तान को इन्होंने इस पिंजरे में कैद कर दिया। किस पिंजरे में भैया? देखो,
अच्छा ठीक, ये तो पूरा ही जा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल चाह ये रहा था कि हम इस वाले पिंजरे को थोड़ा सा कुछ अलग जगह बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, अब दूसरा द्वीप, इसमें एक चतुर और चालाक जो चिंपैंजी था वो था सुल्तान। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा गया, कैसा पूछा गया एग्जाम में, ऑलरेडी पीजीटी लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बना। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार था, गेस्टाल्ट सिद्धांत में अधिगमकर्ता कौन है। कल मैंने आपको बताया भी था, अधिगमकर्ता कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग, मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ कुछ विकल्प देकर, ऑप्शंस देकर आपको आंसर चुनना है। पहला विकल्प है चिंपैंजी, दूसरा विकल्प है सुल्तान, तीसरा विकल्प है बंदर, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। आंसर आपको चुनना है और फास्ट आंसर देना है, बहुत क्विकली, ठीक है ना। कोई भी मतलब धीमी गति से नहीं देगा। पांडे जी स्वागत। चलिए तो बताएं आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तब तक मैं कुछ और नोट डाउन करता हूं, कल मैंने समझाया भी था आपको। अब देखो यहां पर हुआ क्या, एक ऐसा बड़ा सा कमरे नुमा पिंजरा, ठीक है, और इसमें सुल्तान। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। ओके, डी आंसर आ रहा है सुमन का। अच्छा, सिंधु का चिंपैंजी आ रहा है, चांदनी का सभी आ रहा है, सुमन का सुल्तान आ रहा है, होमा का ए आ रहा है, रीना का ए है। अच्छा, तो आप लोग ध्यान से भी सुनते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं हो, मुझे ऐसा लगा, है ना। कल की क्लास को जिसने ध्यान से नहीं सुना ना, दैट्स वेरी रॉन्ग, है ना। केवल ए आंसर हमने बताया था, ए आंसर इसका होगा। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पुट किया हुआ है, पूछा हुआ है कि यहां पर बेसिकली मूल रूप से वह एक चिंपैंजी है। क्या है बेटा? चिंपैंजी। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसका नाम सुल्तान रख दिया गया और हम अपनी देसी और रीजनल लैंग्वेज में उसे बंदर कह देते हैं। बाकी वो मूल रूप से क्या है भाई। फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे हाथ में अभी एक सेल फोन है, ठीक है, मोबाइल। किसी व्यक्ति ने या मेरे जैसे व्यक्ति ने इसका नाम शीला रखा हुआ है ना, और किसी ने इसका नाम एक्स रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मूल रूप से क्या है ये एक सेल फोन है, एक एंड्रॉयड इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम एक दूसरों से कम्युनिकेट करते हैं, वार्तालाप करते हैं। दिस इज सो सिंपल। तो ठीक वैसे ही हम यहां पर मूल रूप से क्वेश्चन बना हुआ है, ऑलरेडी पीजीटी लेवल में आया हुआ है कि भाई मूलतः एक चिंपैंजी है, प्रयोग के दौरान इसका नाम सुल्तान है और हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में इसे बंदर कह देते हैं। होने को तो सारे सही है, लेकिन बेसिक और बेस्ट आंसर ही चूज किया जाएगा, दैट इज चिंपैंजी। तो उसी चिंपैंजी सुल्तान की बात हम यहां पर वकालत करते हैं। भैया सुल्तान को एक बंद पिंजरे में, हल्की रोशनी नुमा पिंजरे में कैद कर दिया और उसे 3 दिन तक भूखा रखा गया। क्या रखा गया? भूखा। अब बेचारा भूखा बंदर या भूखा सुल्तान या भूखा चिंपैंजी। अब आप समझ जाना कि सही क्या है, ये आपको समझना है। तो अब उस चिंपैंजी के साथ क्या होता है, देखो माय डियर, चिंपैंजी भूखा है, पिंजरे में एक यहां पर एक छड़ी पड़ी हुई है, इस जगह पर एक छड़ी पड़ी हुई है, और यहां पर उसके केले, यहां पर उसके केले, ये लो ऐसे केले लटके हुए हैं, है ना, मतलब पिंजरे से कुछ ऊपर
कुछ ऊपर केले दिखे उसको, बनानाज, यू नो। और बंदरों को या सुल्तान को या चिंपैंजी को बनाना तो बहुत प्रिय होते हैं। जैसे हमारे विद्यार्थियों को, आजकल की हमारी लड़कियों को, लड़की विद्यार्थियों को गोलगप्पे, पानीपुरी या पतासी जिसे कहते हैं, वो दूर से दिख जाए ना तो मुंह में पानी आ जाता है। अभी भी आ गया होगा कुछ लोगों के मुंह में। ओहो हो, ओहो, सुमन कह रही है क्या बंदर कहना अपमान वर्ड है? अरे भाई बंदर, हम किसी बच्चे को थोड़ी कह रहे हैं, बंदर को बंदर कह रहे हैं, काय का अपमान है? कोई बात नहीं है। यहां पर तो हमारे मनुष्य को मूर्ख, बेवकूफ, पागल और पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है ना? तो ऐसा कुछ मत मानिएगा, ये अपशकुन और शकुन वाली बात नहीं है, तुम थ्योरी समझो अच्छे से। तो क्या हुआ, अब चूंकि सुल्तान क्या देखता है, ऊपर केले लटके हुए हैं, वो भूखा है बेचारा, बहुत प्रयास करता है, उछल कूद करता है, बहुत एफर्ट लगाता है, लेकिन उसको केले प्राप्त नहीं होते। आखिर क्यों नहीं होते? क्योंकि केलों की ऊंचाई जो है, हाइट जो है, वो उसकी अप्रोच से ज़्यादा है। अब अप्रोच से ज़्यादा है तो बेचारा वह हार कर थक कर बैठ जाता है। क्या हो जाता है? हार कर थक कर बैठ जाता है, और बैठे बैठे उसको, उसकी नज़र पिंजरे में पड़ी हुई अच्छा ठीक है, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, ये तो मामला बेटा आपका है, लेकिन मुझे क्या पसंद है कभी हमसे भी पूछा करो। पूछते तो हो नहीं आप लोग, सिर्फ अपना गीत और गान सुनाते रहते हो। खैर ऐसा मत करो। तो सुनो, यहां पर ये सुल्तान, छड़ी एक ही है, अभी दो नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। फिर यहां पर केलों को प्राप्त करने के बहुत सारे प्रयास, विभिन्न अनुक्रियाएं, हमने पढ़ा था लर्निंग स्टेप्स में। पहली बात, यहां पर केले, केले यानी बनाना क्या है? उद्दीपक है। वेरी सिंपल, क्या है? उद्दीपक है। केले क्या है? उद्दीपक या लक्ष्य कह दो। नंबर 2, दूसरी बात, यहां पर ये पिंजरा क्या है उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन उस सुल्तान की उछल कूद, उछल कूद क्या है बेटा? यहां पर विभिन्न अनुक्रियाएं, वेरियस रिस्पॉन्सेस, विभिन्न अनुक्रियाएं हैं, और इन विभिन्न प्रयासों और अनुक्रियाओं के आधार पर वह केलों को पाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, मेहनत करता है, एफर्ट लगाता है, लेकिन केलों को प्राप्त नहीं कर पाता, आखिरकार हार कर थक कर बैठ जाता है। सबके देखते हैं बेटा लाइव चैट, तो हम कोई कभी कभार किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो इस इग्नोर का मतलब ये मत समझना, क्योंकि हमको पता है वो हमारे फेवरेट विद्यार्थी हैं, उनके बारे में क्या बार बार डिस्कस करना, जिक्र करना। तो सुल्तान यहाँ पर आखिरकार वो हार कर थक कर बैठ गया, और बैठे बैठे अचानक उसकी नज़र इस छड़ी पर पड़ी। किस पर पड़ी बेटा? इस छड़ी पर। अब जैसे ही इस छड़ी पर पड़ी तो उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ, एक इंसाइट उत्पन्न हुई, एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई, एक सूझ उत्पन्न हुई, एक कल्पना उत्पन्न हुई, एक चिंतन उत्पन्न हुआ। और जैसे ही उत्पन्न हुआ तो उसने उस छड़ी को उठाया और छड़ी उठाकर केलों को प्राप्त करने की कोशिश की, और छड़ी को हिलाते हिलाते अचानक वह छड़ी केलों को टच हो जाती है। कैसे होती है? अचानक। क्या होता है? अचानक। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न हुआ, अचानक आइडिया आया, एकाएक, है ना, सडनली। तो एक अच्छी बात यहां पर इस थ्योरी में आपको मिलेगी क्या? कि इस थ्योरी में किसी समस्या का समाधान, अब देखना मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मजे की बात है ना, यहां पर समस्या समाधान, समस्या समाधान कैसे आता है
अचानक आता है। एक अच्छा वर्ड यूज किया मैंने, अचानक आता है। ठीक है, और कैसे आता है? एकाएक आता है, एकाएक आता है। और कैसे आता है? तात्कालिक आता है, तुरंत, करंट आता है। ठीक है ना, तात्कालिक आता है। ठीक है ना, अकस्मात आता है। अच्छा, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ही वर्ड को 4 तरीके से लिख दिया, बस, दैट्स वेरी सिंपल। एक ही वर्ड को 4 तरीके से समझाने की कोशिश की। वर्ड तो अभी भी एक ही है, क्योंकि सुल्तान के मस्तिष्क में छड़ी को देखते ही एक विचार उत्पन्न हुआ, एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई, अचानक एक विचार उत्पन्न हुआ, और अचानक उत्पन्न हुए उस विचार, उस अंतर्दृष्टि की सहायता से उसने केलों को इस छड़ी की सहायता से टच किया, और ये सारे केले नीचे आकर गिरे, और गिरते ही सुल्तान ने सारे केले खा लिए। बड़ा खुश हुआ, आनंद आ गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया, भूख रूपी चालक शांत हो गया। अब क्या था? ये प्रयोग, ये सारी एक्टिविटीज कौन देख रहा था? कोहलर देख रहे थे। कहां से देख रहे थे? एक दीवार के पीछे से छिपकर देख रहे थे। चलिए ठीक है, यहां तक बात। अब इसी सुल्तान पर इसी प्रयोग को फिर दोहराया कुछ दिनों के बाद। कब दोहराया? कुछ दिनों के बाद। अब क्या किया बेटा? यहां पर छड़ियां 2 डाल दी, पिंजरा भी वही, छड़ियां एक इधर डाल दी और एक इधर, सुल्तान भी वही, पिंजरा भी वही, सिर्फ केलों की ऊंचाई बढ़ा दी। क्या कर दिया बेटा? ये जो केले हैं ना आपके, इन केलों की ऊंचाई को बढ़ा दिया। क्या कर दिया? बस, और कुछ भी नहीं किया। सुल्तान आया, उसने अपने पहले वाली छड़ी को उठाया, केलों को पाने की कोशिश की, लेकिन केले नहीं मिले। क्या हुआ? नहीं मिले। फिर वो हार कर थक कर बैठ गया बेचारा, प्रयास कर कर आके। अचानक उसकी नजर, फिर मैंने अचानक वर्ड यूज किया, बी नोटेड योर माइंड, दीज वर्ड्स आर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपको कहीं ऐसे क्वेश्चन में दिख जाए कि तात्कालिक समस्या का समाधान का संबंध किस सिद्धांत से है, और मस्तिष्क में उत्पन्न विचार, संक्रिया, चिंतन, कल्पना का संबंध किस सिद्धांत से, तो गेस्टाल्ट थ्योरी। मानसिक क्रियाओं का संगठन कहां पर हो रहा है? इसी सिद्धांत में हो रहा है। मानसिक क्रियाएं, आप मस्तिष्क की जो वैचारिक, आंतरिक, काल्पनिक, तार्किक जो क्रियाएं कर रहे हैं, वो यहीं पर हो रही है। कौन कर रहा है? आपका सुल्तान कर रहा है। तो जैसे ही उसकी नजर दूसरी छड़ी पर पड़ी, तो उसने उस छड़ी को उठाया और दोनों छड़ियों से केलों को पाने का प्रयास किया। अचानक दोनों छड़ियां ऐसी थी, जिनको बनाया ही ऐसे गया था कि वो जुड़ जाएं, तो वो दोनों छड़ियां जुड़ जाती हैं, और उस दोनों छड़ियों की, जुड़ी हुई छड़ियों की लंबाई बढ़ जाती है। फिर उन लंबी छड़ी से प्रयास के द्वारा उसने अपने केलों को, अपने उद्दीपक को, अपने लक्ष्य को हासिल किया, खाया, बड़ा खुश हुआ। अब की बार, तीसरी बार कुछ समय बाद फिर इसी सुल्तान पर प्रयोग को फिर रिपीट किया, और रिपीट करने के बाद क्या हुआ माय डियर? अजीब बात घटना घटित हुई। यहां पर इस पिंजरे में एक बॉक्स डाल दिया मित्र। क्या डाल दिया बेटा? एक बॉक्स, और वो भी एक साइड में, एक कॉर्नर में। जुड़ी हुई छड़ियां पहले से थी, जुड़ी हुई दोनों छड़ियां पहले से थी, अब एक नई चीज बॉक्स डाल दी। तीसरे प्रयास में हुआ क्या? यू नो गाइज, इस बार क्या हुआ कि भाई सुल्तान आया, जुड़ी हुई छड़ियों को उठाया, केलों को पाने की कोशिश की, लेकिन केलों की ऊंचाई तो और भी ज्यादा हो चुकी पहले की तुलना। अभी भी केले उसको नहीं मिले। जब उसने प्रयास किया, केले नहीं मिले, तो वह हार कर थक कर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि, उसकी नजर पिंजरे में पड़ी हुई उस बॉक्स पर पड़ी। उसने उस बॉक्स का, अपनी अंतर्दृष्टि, जो मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न हुआ, जो सूझ उत्पन्न हुई, उस सूझ की सहायता से उस बॉक्स रूपी उस उद्दीपक को, उस संसाधन को यूज किया। वह बीच में, मिड में उसको घसीट कर लाया, और उस पर चढ़कर उसने अपने केलों को प्राप्त कर लिया। क्या गजब की बात थी।
यू नो इस बार नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सुल्तान भी वही, पिंजरा भी वही, लेकिन 5 से 7 बॉक्स अलग अलग डाल दिए ऐसे इस पिंजरे में, ठीक है, 5 से 7 बॉक्स, और उनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। अब क्या हुआ, सुल्तान आया, भूखा सुल्तान, ऊपर केले लटके हुए हैं, भूख लगी है, भोजन सामने है। अब उसने जोड़ी हुई छड़ियों को उठाया, पहले से ही मिड में रखे हुए बॉक्स पर चढ़ा, लेकिन केलों की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि ऊंचाई इस बार केलों की यहां पर चली गई। ये लो भैया, मैंने यहां पर केले लटका दिए। अब लेकिन इन केलों की ऊंचाई जो थी वो किसकी अप्रोच के लायक थी, प्यारे विद्यार्थियों, जितने बॉक्सेस थे। अब उसके मस्तिष्क में अचानक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई। उसने जो मिड वाला बॉक्स था उसके ऊपर घसीट कर दूसरे वाले बॉक्स को रखा, फिर चढ़कर प्राप्त किए, नहीं मिले, फिर तीसरे बॉक्स को रखा, फिर चौथे को रखा, और सबसे ऊपर सभी बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसने अपने केलों को प्राप्त किया। क्या किया, प्राप्त किया। ओवरऑल अधिगम का ये सिद्धांत ये बताता है, क्या बताता है कि यार सबसे अच्छी बात, मैंने कल भी इस बात पर फोकस किया, क्वेश्चन यहीं से बनेगा और बनना भी यही चाहिए, क्योंकि थीम यही कहती है, गेस्टाल्ट थ्योरी का मीनिंग ही यही है कि किसी भी अधिगमकर्ता, किसी भी लर्नर, किसी भी बालक के सामने सारी समस्याएं एक ही बार में रख दो बेटा। सारी समस्याएं एक ही बार में, तो सारी समस्याएं यानी पूरा का पूरा नजारा सामने था, बॉक्सेस बिखरे पड़े हैं, छड़ियां हैं, पिंजरा है ना, ऊपर केले लटके हुए हैं, सारी सिचुएशन सामने। वह उनका उन समस्याओं का समाधान या अपने लक्ष्य प्राप्ति तक जाने की हर कोशिश में वह अपनी मस्तिष्क में उत्पन्न अंतर्दृष्टि यानी छोटे छोटे एक्शंस के साथ वह संपूर्ण समस्या को छोटे छोटे अंशों के साथ, छोटे छोटे अपनी मानसिक संक्रियाओं के साथ वह उन समस्याओं को रिजॉल्व करना सीखता है, उन समस्याओं का समाधान करना सीखता है। दैट इज गेस्टाल्ट थ्योरी, उसी का नाम गेस्टाल्ट सिद्धांत है। प्रिय मित्रों, इसी कारण, इसी आधार पर इस सिद्धांत के कई सारे नाम निकल के आए। अब देखो, मैं नामों से आपको वाकिफ करा देता हूं। तो पहली बात, जब भी कहीं ये वाले शब्द दिख जाएं, क्या दिख जाएं, ये वाले शब्द दिख जाएं, तो कौन सी थ्योरी आएगी, गेस्टाल्ट थ्योरी। गेस्टाल्ट थ्योरी का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ जो डायग्राम्स में मैं यहां पर टिका रहा हूं ना, ये सीधा सीधा उठकर प्रश्न बनता है बेटा। ठीक है, देखो अब क्या, यहां पर एक और प्रश्न, मानसिक संक्रियाओं का, मानसिक क्रियाओं का संगठन, मानसिक क्रियाओं का संगठन कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है बेटा, बिल्कुल गेस्टाल्ट थ्योरी से। जो क्यों, ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहां पर मस्तिष्क में उत्पन्न अंतर्दृष्टि, तर्क, चिंतन, कल्पना, विचार, सूझ, इनसाइट आदि का संबंध मानसिक क्रियाओं से हुआ और इन सभी का संगठित स्वरूप समस्या के समाधान तक ले जाता है। इसीलिए इसका नाम पड़ गया मानसिक संक्रियाओं का या मानसिक क्रियाओं का संगठित सिद्धांत। ओके बेटा, इसीलिए दैट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। अब देखो भाई, एक अच्छी बात यहां पर आती है ना, गेस्टाल्ट सिद्धांत के अन्य नाम। नाम, ठीक है, अब गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और भी देखो भाई, इसको अधिगम का समग्राकार, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, समग्राकार या पूर्णाकार सिद्धांत,
समग्राकार या पूर्णाकार सिद्धांत, पहली बात क्लियर। नंबर 2, समस्या समाधानात्मक सिद्धांत, इसी का नाम है बेटा, समस्या समाधानात्मक, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधानात्मक सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इसे संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मानसिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना बेटा। देखो बेटा, हाँ वो आ जाएगा। इसे अंतर्दृष्टि व सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनसाइट थ्योरी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, आगे चलकर देखो, इसी सिद्धांत को अवयववादी, अवयववादी अधिगम सिद्धांत भी कहा जाता है। अवयववादी अधिगम सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। उसके अलावा और भी कितने सारे नाम निकल के आते हैं। देखो, अधिगम का तार्किक सिद्धांत है बेटा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तार्किक सिद्धांत। अभी तक जो आपने पावलोव पढ़ा, थॉर्नडाइक पढ़ा, स्किनर पढ़ा, वो सब अतार्किक अधिगम सिद्धांत थे। यस यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, इसे अधिगम का और भी कितने सारे नाम हैं। अधिगम का कल्पना, चिंतन, विचार, विचार एवं तर्क सिद्धांत, इसी को कहते हैं। ठीक है, अधिगम का पैटर्न सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। पैटर्न सिद्धांत, भाई एक कहानी मुझे याद आती है पैटर्न सिद्धांत को लेकर। देखिएगा, पैटर्न सिद्धांत इसको क्यों कहा गया। देखो, संज्ञानात्मक पियाजे का है, लेकिन संज्ञानात्मक मानसिक या संज्ञानात्मक गेस्टाल्ट सिद्धांत वो इसी का नाम है। इसीलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये तीनों कोहलर, कॉफका, मैक्सवर्दीमर और कुर्ट लेवन बेटा संज्ञानवादी विचारधारा के बहुत बड़े समर्थक हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। हाँ, प्योर संज्ञानवाद दे दे तो जीन पियाजे आएगा। क्या आएगा? जीन पियाजे आएगा। लेकिन संज्ञानात्मक मानसिक क्रियाओं का सिद्धांत दे दे तो फिर गेस्टाल्ट थ्योरी आएगा। ठीक है ना, ये थोड़ी सी बातें समझने की है और कुछ नहीं। तो अधिगम का पैटर्न सिद्धांत, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। कौन सी कहानी है? एक बार क्या हुआ, इन गेस्टाल्टवादियों ने एक नया प्रयोग किया घोड़े पर। किस पर प्रयोग किया? तो घोड़े का प्रयोग खोपड़ी में सेट करना है। किसका प्रयोग बेटा? घोड़े का प्रयोग, है ना। अक्सर ये लोग, बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है, जानते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो घोड़े का प्रयोग यहां पर क्या करते हैं, घोड़े पर प्रयोग करते हैं और घोड़े को भूखा रखा जाता है कई दिनों तक, और यहां पर ऐसे 2 बॉक्स रख दिए जाते हैं, ऐसे पात्र। घोड़े का प्रयोग समझा रहा हूं। एक पात्र जो है वो हल्का नीला है, हल्का नीला, और एक गहरा नीला है। ये
खाली है और इसमें भोजन है। सुनना ध्यानपूर्वक, गजब की स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। घोड़े को भोजन के लिए 2-3 दिन भूखा रखने के बाद छोड़ दिया जाता है। वो सीधा पहले इस पात्र के पास जाता है, इसमें भोजन नहीं मिलता, और इसके पास जाता है, इसमें भोजन मिलता है और भोजन कर लेता है, बड़ा खुश होता है। अब क्योंकि इसी प्रयोग को कई बार दोहराया गया, तो घोड़ा इस पात्र के पास नहीं जाकर सीधा अपने भोजन वाले पात्र के पास जाने लगा। क्यों जाने लगा? और ऐसे जाते जाते उसके मस्तिष्क में एक पैटर्न बन गया, और पैटर्न भी क्या बना? कलर का। अधिकतर पशुओं के मस्तिष्क में कलर्स के पैटर्न बन जाते हैं, जैसे छोटे बच्चों के मस्तिष्क में भी पैटर्न बन जाते हैं ना कलर्स के। वो एक बच्चा, ये हमारे साइकोलॉजी में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बच्चा जिसको चोट के कारण ब्लड निकलने लगा, तो वह उस ब्लड के कलर को, रेड कलर को देखकर वह डर जाता है कि ब्लड निकला, चोट लगी, उसे पेन हुआ। अब वह जब भी कोई रास्ते में किसी रेड कलर के पुष्प को, फ्लावर को भी देखता है, तो वह उसे देखकर डर जाता है, क्योंकि वह उस रेड कलर की समानता उसके साथ कर लेता है जो कि ब्लड के साथ हुई थी। ठीक है, उस घटना की समानता करने लग जाता है और उससे भयभीत होने लगता है और रोने लगता है। ठीक वैसे ही यहां पर एक बच्चा भी वैसा ही करता है, और उसी प्रकार एक घोड़ा भी यहां गहरे नीले रंग का पैटर्न अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लेता है। इसी के फलस्वरूप वह बार बार भोजन वाले पात्र के पास सीधा जाता है और अपने भोजन को प्राप्त करता है। ओके, वेरी सिंपल। तो यहां पर इसी आधार पर हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या अब हुआ क्या, थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या किया गया? चेंज किया गया। इस खाली पात्र के स्थान पर यहां पर एक गहरे और अधिक गहरे नीले रंग का और अधिक नीला पात्र रख दिया यहां पर, मान लीजिएगा ऐसे। ठीक है, और इसमें भोजन डाल दिया। उसके बावजूद भी घोड़ा, चूंकि गहरे नीले रंग का पैटर्न मस्तिष्क में बन चुका था, इसीलिए वह तो और अधिक सीधे, अब जब इस प्रयोग को दोहराया गया तो वह सीधा अपने यहां पर, यानी और अधिक गहरे नीले रंग वाले बॉक्स के पास गया और वहां से अपना भोजन प्राप्त कर लिया। क्या गजब की बात थी। इट मीन्स मस्तिष्क में बनने वाली मानसिक क्रियाएं, विचार, कल्पनाएं, चिंतन या पैटर्न जैसी चीजें सीखने का आधार होती हैं। उन्हीं से समस्याओं का समाधान प्राप्त होता है, ऐसा बताने वाला एकमात्र सिद्धांत गेस्टाल्ट थ्योरी है। कौन सा है बेटा? गेस्टाल्ट थ्योरी। तो आप घोड़े का प्रयोग याद रखना, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अधिगम का पैटर्न सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पड़ गया बेटा? पैटर्न सिद्धांत। याद रखना, इसे सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना? इसके और कई नाम याद आते हैं। सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत। क्यों कहा व्यावहारिक सिद्धांत कॉलर ने? क्योंकि यहां पर चिंपैंजी के व्यवहार और क्रियाओं का जो परिणाम था वो अंतर्दृष्टि और सूझ के आधार पर निर्धारित हुआ। समस्याओं का समाधान वो अपने व्यावहारिक क्रियाओं से तो करता है, लेकिन उसके पीछे जो रीजन होता है वो उसके मस्तिष्क की उत्पन्न अंतर्दृष्टि और सूझ होता है। याद रखना, इसलिए नाम पड़ गया सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत। ठीक है बेटा, इसे सीखने का परिज्ञानात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब परिज्ञानात्मक सिद्धांत का मतलब, यानी अपने उद्दीपक जनित और बहुत सारी समस्याओं को देखकर मस्तिष्क में उत्पन्न परिज्ञान यानी सूचनाओं का आना, अचानक स्मृति का, अचानक अंतर्दृष्टि का उत्पन्न होना, यहां पर क्या कहलाता है बेटा? सिंपल सी भाषा में परिज्ञानात्मक कहलाता है।
क्लियर है? क्लियर? तो सूज का सिद्धांत सर कोहलर के बारे में समझा दीजिए सर। गेस्टल्ट एंड कोहलर बिटवीन कंफ्यूज। अरे यार क्या गजब की बात करते हो। गेस्टल्ट संप्रदाय के जनक हैं मैक्स वर्दीमर और प्रयोगकर्ता कोहलर। तो आप जब बात प्रयोग की आए तो कोहलर उत्तर करना है, प्रतिपादक की आए तो मैक्स वर्दीमर करना है। और यहां पर कंफ्यूजन तो कुछ है ही नहीं ना। सूज का सिद्धांत सर कोहलर के बारे में, बेटा पूरे गेस्टल्ट सिद्धांत का नाम ही अंतर्दृष्टि और सूज का सिद्धांत है। सूज का मतलब किसी समस्या को देखकर मस्तिष्क में जो उसका समाधान या हल संबंधी विचार तुरंत उत्पन्न होता है, उस तुरंत उत्पन्न विचार और कल्पना को मनोवैज्ञानिक भाषा में सूझ कहा जाता है। क्या कहते हो बेटा? सूझ। सो माय डियर, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट गेस्टाल्ट एंड इनसाइट, सूझ। ओके, so this is very most important part of this theory। तो my dear, ये इस सिद्धांत के नामों की पूरी कंप्लीट कहानी है। अब एक अच्छी बात मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, और वो अच्छी बात क्या है कि बड़ा सिद्धांत, यानी ये सिद्धांत ये कहता है कि मस्तिष्क में जो किसी समस्या का समाधान करते समय जो अचानक हल उत्पन्न होता है, जो अचानक विचार उत्पन्न होता है, उसे अंतर्दृष्टि और सूझ कहते हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं नोट डाल के लिख देता हूं। देखो, किसी समस्या के समाधान संबंधी हल मतलब सॉल्व, ठीक है, हल या रिजॉल्विंग प्रोसेस, हल मस्तिष्क में तात्कालिक, अचानक, ठीक है, आता है, ठीक है, तात्कालिक अचानक आता है, फिर तीव्र गति से होने वाला जो चेंज है, तीव्र गति से होने वाला जो परिवर्तन है, तीव्र गति से होने वाला परिवर्तन सूझ या अंतर्दृष्टि है। क्या है बेटा? सूझ या अंतर्दृष्टि कहलाता है। अब लो, पूरा समझा दिया अंतर्दृष्टि आखिर बीमारी क्या है। अंतर्दृष्टि कहलाता है, अरे भाई हमने अभी आपको वही बताया। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और जाते जाते अचानक रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई, और अब उस प्रॉब्लम को आपने सामने देखकर
मस्तिष्क में उस प्रॉब्लम के संबंध में विचार शुरू हो गया, उथल पुथल शुरू हो गई। इस उथल पुथल को भी हमारे मनोविज्ञान की भाषा में ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क उत्प्लवन विधि, यानी किसी समस्या को देखकर उसके रिजॉल्विंग के लिए, उसके समाधान के लिए, उसके हल संबंधी जो विचार, कल्पना, सूझ उत्पन्न होती है और तीव्र गति से एक परिवर्तन होता है और हम उस समस्या से बाहर निकल जाते हैं। दैट इज इनसाइट, दैट इज सूझ, दैट इज अंतर्दृष्टि अकॉर्डिंग टू गेस्टाल्टिज्म। ओके, अब समझ में आ गया? ओके बेटा, ठीक है। अच्छा, जब आपको समझ में आ जाता है तो कितने महान विद्यार्थी हैं आप, कितने प्यारे विद्यार्थी हैं, कितने प्यारे नेक्स्ट टीचर्स हैं। आप अपने भावों की अभिव्यक्ति, ये चैट बॉक्स किस काम का है? तो यूज तो करो यार, इसमें लिखा करो क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, आया तो कितना आया। पूरा अपना भावों का जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मैं अपने पुराने वाले ढर्रे से पढ़ाता रहूँगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर, कितना समझ में आया, अगर अच्छा आया तो मैं और ज़्यादा अच्छा पढ़ाऊँगा। पता है क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरी प्रेरणा है, मेरी ऊर्जा है, मेरी ज़िंदगी है ना, मेरी शक्ति है, मेरी कैपेसिटी है। फिर मैं थकता नहीं हूँ जब आपका एप्रिसिएशन मिलता है तो वो तो कंजूसी, उसमें भी कंजूसी, कितने मक्खी चूर। चलिए, तो अंतर्दृष्टि क्या कहलाता है ये समझ में आ गया। चलिए एक और बात बताता हूं, एक और नोट मुझे दिमाग में उत्पन्न हो रहा है। क्या नोट लिखें? देखो बेटा, ये भी बड़ा मस्त और इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, क्योंकि एक्चुअली गेस्टाल्टवादी जो है ना, ये एक नया वर्ड यूज करते हैं और बड़ा अच्छा यूज है कि जो सूझ अचानक उत्पन्न होती है, इसके लिए किसी भी अनुभव या अभ्यास की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वेरी सिंपल। मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न, मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि, सूझ या अंतर्दृष्टि आपका पढ़ाने में कोई कमी नहीं है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, आज तो पांडे जी का सर, इस सिद्धांत के सारे क्या क्या लिख देते हैं यार तुम तो। थोड़ी सी, एक तो सीधा सीधा हिंदी में बात कर लिया करो, मैं हिंदी में ही समझाता हूँ आपको, है ना। आप अपनी कभी कभी रीजनल लैंग्वेज में कुछ बोल देते हो ना, तो मैं कई बार आई कांट हेल्प इट रियली। ठीक है, सो देखो, मस्तिष्क में अचानक उत्पन्न सूझ या अंतर्दृष्टि, है ना, जो सूझ या अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है, उसके लिए किसी पूर्व, सूझ या अंतर्दृष्टि के लिए पूर्व अनुभव व, अच्छा इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, पूर्व अनुभव या अभ्यास, पूर्व अनुभव या अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। मतलब यार कितनी अच्छी बात कह दी यहां पर, गजब की बात है। पूर्व अनुभव और अभ्यास की जरूरत ही नहीं पड़ती यार। मस्तिष्क में जो सूझ उत्पन्न हुई, जो कल्पना आया, जो विचार आया, जो अचानक हुआ, उसके लिए क्या आपने पहले प्रैक्टिस की थी? क्या आपकी जिंदगी में पहले ऐसा घटना घटित हुई थी क्या? कभी नहीं हुई। अचानक कोई समस्या आई और भैया अचानक ही उसका समाधान, मस्तिष्क में एक आइडिया आया, एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई, एक इंसाइट आई और आपने उस समस्या से बाहर निकल गए। क्या जिंदगी में ऐसे पहले कभी ठोकर खाई क्या? हमने नहीं खाई। अचानक समस्या उत्पन्न हुई और हमने तुरंत उसका समाधान पा लिया।
अच्छा, हुमा जी कह रहे हैं सिद्धांत का श्रेय किसको दिया जाए? भाई देखो, फाउंडर तो इस सिद्धांत के कौन है? रियली मैक्स वर्दीमर है, प्रश्न जब ऐसे पूछा जाए। लेकिन श्रेय का संबंध तो कोहलर को जाता है। सबसे ज्यादा इस सिद्धांत का जो तोड़ मरोड़ने का जो काम किया ना, इस सिद्धांत के कंक्लूजन्स को जो इंप्लीमेंट करने का एजुकेशन में काम किया ना, वो भाई कोहलर ने किया था बेटा। ठीक है, यस यस यस, सुमन ने बिल्कुल सही कहा है। आपसे पढ़ने के बाद साइकोलॉजी समझ में आने लगी है और याद भी रहने लगा है सर। चलिए शुक्रिया। कौन कह रही हैं? ओहो, आज तो हमारी सिंधु जी बोलने लगी हैं। ये तो कहती थी कि साइकोलॉजी से तो हमें डर लगता है, नफरत है, इससे तो हेट है हमको, और आज अच्छा लग रहा है, बढ़िया बात है। ओहो, हमारी निशा रानी ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं। अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, तो फिर किसकी जरूरत होती है भाई? अरे भाई याद रखना, अंतर्दृष्टि और सूझ का आधार तो कल्पना है, इसीलिए सूझ का आधार क्या है? कल्पना, विचार। सूझ का आधार कल्पना होती है, कल्पना होती है। पूर्व अनुभव और अभ्यास नहीं होता, क्या होती है फिर? कल्पना होती है। ठीक है बेटा, और बड़ा सिंपल, बहुत आसान। इस कल्पना की जब हम बात करते हैं तो जिस व्यक्ति में, हाँ इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा कल्पना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा करता है ना, मतलब समझना क्या कहा? सूझ का आधार क्या है? कल्पना, इमेजिनेशन है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा काल्पनिक होता है, सूझ भी उसमें उतनी ही अधिक होती है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप अगर जितने ज्यादा कल्पनाशील है ना, तुम लोग इतने कल्पनाशील मत बन जाना कि आप लंदन ब्रिज की सैर करने चले जाओ पढ़ना भूल करके। इतना ज्यादा कल्पनाशील नहीं बनना, सिस्टमैटिक बनना है। ठीक है, तो सूझ का आधार क्या होता है? कल्पना होती है। एक और अच्छी बात कही हम लोगों ने, इसके लिए यहां पर एक विचार और उत्पन्न हुआ मस्तिष्क में। क्या उत्पन्न हुआ? और अंतिम है ये, जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा सूझ हो, कल्पना होगी, वो उतना ही ज्यादा उसमें सूझ उत्पन्न होगी। ठीक है, इस सूझ को या इस अंतर्दृष्टि को या अचानक उत्पन्न सूझ को आह अनुभव और प्रकाश की किरण भी कहा है ना? अचानक उत्पन्न सूझ को, अचानक उत्पन्न सूझ को गेस्टाल्टवादी क्या कहते हैं? सूझ को आह अनुभव। मैं एक्सक्लेमेशन यूज कर रहा हूं, आह अनुभव, एक अच्छा वर्ड यूज किया, ओह एक्सपीरियंस, है ना? आह अनुभव और सूरज की किरण। वे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ऊपर कर लेते हैं। आह अनुभव एवं सूरज की किरण, ये दो वर्ड्स बड़े हाईलाइटेड हैं। किरण कहा है, तो कुल मिलाकर मैंने इस सिद्धांत में दो तीन बातें आपको वेरी इंपॉर्टेंट बताई। सूझ का आधार कल्पना होता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कल्पनाशील होगा उसमें उतनी अधिक सूझ होगी, अंतर्दृष्टि उत्पन्न होगी, है ना? वो उतना ही विचार और कल्पनाओं को जन्म देगा निश्चित तौर पर। यही सब थोड़ा, अच्छा ठीक है सर, आपने सर आपने अपने मुंह में मोते जाते हैं धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, सर का पर्सनैलिटी ही साइकोलॉजिकल है। सर बने ही साइकोलॉजी टीचर्स के लिए हैं, काश हम लोगों के पास भी इतना नॉलेज होता। होगा बेटा, होगा, जरूर होगा, आप टेंशन ना लीजिएगा, इसीलिए तो आप और हम मिले हैं, वरना तो क्यों मिलते, जरूर होगा। तो सूझ को आहा अनुभव, ये वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा सूरज की किरण। ठीक है, दो बातें थी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अभी आपका गेस्टाल्ट थ्योरी पूरा नहीं हुआ है,
वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। कल ये सेशन फिनिश होगा हमारा वाला, मतलब गेस्टाल्ट थ्योरी का, फिर न्यू हम लोग थ्योरी पर डिस्कस करेंगे कल, क्योंकि अभी इसके एजुकेशनल इम्पोर्टेंस और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बाकी हैं जिनके थ्रू हम इस पूरे के पूरे थ्योरी को समराइज करेंगे, कंक्लूड करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो चैट बॉक्स में अपने विचारों को, अपने भावों को जरूर अभिव्यक्त करें, उसमें कतई कोई कंजूसी नहीं करें। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। लेकिन क्लास को दबा के धमाकेदार अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर जरूर कर देना। ओके गाइज, धन्यवाद।